इंक डालना इसमें। कोई डाउट है? कौन से क्वेश्चन का? क्या वहाँ नहीं खुल रहा क्या? देखो मेरे को देखो। थोड़ी ज़्यादा डाल देना। कौन सी एक्सरसाइज का? कौन सा क्वेश्चन? कंटेन 2 वाइट 1 ब्लैक बोलिए वाला। 2 वाइट 1 ब्लैक 3 रेड बॉल, 3 white 2 black 4 red ball and 4 white 3 black 2 red ball. One urn is chosen at random. 2 balls are drawn from the urn. If the balls drawn to be red and black, what is the probability come from urn B? B urn से आई है बॉल, एक रेड है एक ब्लैक है, 1/3 तो अर्न को चूज करने की हो जाएगी और सेकंड से एक ब्लैक और एक रेड, तो 2C1 4C1 डिवाइड बाय में 9C2 नीचे 1/3। अगर फर्स्ट रन से आएगी ब्लैक और रेड तो 1C1 3C1 बाय में टोटल बॉल्स हैं 6C2। एक तो यही केस बनेगा 2C1 4C1 बाय 9C2 और तीसरा 1/3 इंटू तीसरे रन से आएगा 3C1 2C1 बाय में। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/3 तो कॉमन निकल कर कट जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो गया। 9C2 सॉल्व करो, 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय में 2 इंटू 1 36 एल्सियम, अच्छा नहीं अलग अलग आएगा तो 8/36 ये वाला 1/3 कट गया, 3 बाय में 6C2 होता है, 6 5 30/2 15 और 3 2 6 डिवाइड बाय में 36। अब इसका एल्सियम जो है 36 और 15 का एल्सियम 180 ले लो, 8/36 नीचे एल्सियम 180 आ गया, 15 12 12 3 36, 5 8 40 और 5 6 30, तो ये 5 पर कैंसिल होगा, 5 8 40 डिवाइड बाय में 40 प्लस 30 70 प्लस 30 106, तो ये आ रहा है 20 डिवाइड बाय 53। क्या आंसर है बच्चे? चल हो गया। और बताओ, और कोई डाउट है किसी का? क्या क्वेश्चन है? पढ़ना, आगे पढ़ना। मेल और फीमेल चूज करने के 1/2 5 आउट ऑफ 100 आर मेल गुड ओरेटर एंड 25 आउट ऑफ 100 आर फीमेल गुड ओरेटर, 25 आउट ऑफ 1000 और 5 आउट ऑफ, ये फीमेल, ये मेल की और ये फीमेल की होगी। अब या तभी 1/2 लिया हमने। गुड ओरिएटर गिवन है और मेल चूज करना है, तो मेल वाला ऊपर आ जाएगा 1/2 इंटू 5/100, 1/2 इंटू 5/100 और 1/2 इंटू 25/1000। सॉल्व कर लो इसको, 5/200 एलसीएम आ जाएगा 1000, यहाँ 200 है तो 5 5 25 और 2000 आएगा एलसीएम, तो फिर यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 10 50 हो जाएगा और प्लस 25, तो ये 10 पर कैंसिल हो गया, 10 इंटू 5 इज 50 डिवाइड बाय में 75, तो 2/3 होगा आंसर 66.67%। और बताओ, पढ़ो क्वेश्चन। A person chooses a box at random and take out the coin. If the coin is of gold, what is the probability that the other coin in the box is of gold?
तीनों बॉक्स को चूज करने की क्या दिया हुआ था, इफ फर्स्ट कॉइन इज ऑफ गोल्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी That the other coin in the box is also gold. इज ऑल्सो गोल्ड। तो हमें ये बताना है कि सेकंड जो यानी कि ये वाला इवेंट होगा, तो इसको ऊपर लिख लो। पहले तो तीनों बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली 1/3 आ गई। अब हमने जो कॉइन निकाला वो किसका कॉइन मिला हमें, गोल्ड का, ये गिवन है। तो इसमें गोल्ड के कॉइन की प्रोबेबिलिटी 2/2 1 हो जाएगी, इसमें 0 हो जाएगी और इसमें 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1/2। अब उसने पूछा है कि जो दूसरा कॉइन था वो भी गोल्ड का ही था, तो ऐसा ही बॉक्स ये वाला ही है फर्स्ट बॉक्स, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, गोल्ड कॉइन निकालना है, दोनों कॉइन गोल्ड के ही हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गोल्ड कॉइन, 2/2 श्योर इवेंट हो जाएगा। 1/3 ये 0 और ये 1/6, तो 1/3 प्लस 1/6 कितना आ गया, 1/3, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 3/6, तो 2/3 आंसर आ गया। और बताओ, बस और भी कोई डाउट है किसी का? तो लास्ट एक्सरसाइज थी हमारी बेस थ्योरम की। कितने क्वेश्चन हो गए थे इसके, आप कंप्लीट कर लेना 15.6। 9th, चलो एन इंश्योरेंस कंपनी वाला ही करना होगा ना, इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा पार्ट है, 8, लास्ट 7 था मेरे ख्याल से। 9th एग्जाम्पल, an insurance company showed 2000 scooter driver, 4000 car driver and 6000 truck driver. The probability of their accidents are 0.01, 0.03 or 0.15. One of the insured person meets with an accident. What is the probability he is a scooter driver? तो we are given that जो insured person है वो उसका accident हुआ है, तो मतलब A event क्या हो गया, that accident happened with the insured person, ठीक है, accident happened with the insured person। और E1, E2, E3 इवेंट्स क्या हो गए कि वो इंश्योर्ड पर्सन कौन है, स्कूटर ड्राइवर है, कार ड्राइवर है और ट्रक ड्राइवर है, इंश्योर्ड पर्सन। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंश्योर्ड पर्सन बीइंग स्कूटर ड्राइवर? टोटल स्कूटर ड्राइवर कितने इंश्योर्ड थे, 2000 आउट ऑफ टोटल कितने इंश्योरेंस हुए, 2, 4 और 6, तो 12 हुए हैं टोटल। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, नंबर ऑफ कार ड्राइवर जो जिनका इंश्योरेंस किया और टोटल इंश्योरेंस में से, और इसी तरह से E3 6000 डिवाइड बाय 12,000, तो 1/2, 1/3, 1/6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो स्कूटर ड्राइवर था, मतलब कि E1 बाय में A। बेस थ्योरम लगा दोगे, फॉर्मूला लिख लेना, याद ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पर लिख लेंगे हम बेस थ्योरम, और इवेंट्स को पहले मेंशन कर दिया देयरफॉर। अब A बाई E1 की प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं 0.0 दे रखी होगी ना क्वेश्चन के अंदर, 1 है, यहाँ 3 है, 0.15। तो यहाँ पर समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई EI वेयर I रन्स फ्रॉम 1 to 3। तो अब इसकी वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 डिवाइड बाय 1/6 इंटू 0.01, फिर 1/3 इंटू 0.03, फिर प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.15। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो 1/600 आ गया, डिवाइड बाय में इसका 1/600, 3/300 तो 1/100 हो गया, प्लस 15 बाय में 200, इसका एलसीएम ले लो 600, तो 1 + 6 + 45, 600 कैंसिल, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/52। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th, assume that the chance of patient having heart attack is 40%. Assuming that a meditation and yoga course reduces the risk of heart attack by 30%. And prescription of certain drug reduces the chance by 25%.
At a time, a patient can choose any one of the two option with equal probabilities. तो उसके पास दो ऑप्शन कौन कौन से हैं, या तो वो मेडिटेशन एंड योगा कोर्स को फॉलो करेगा तो 30% चांस है हार्ट अटैक के रिस्क के, और अगर वो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग फॉलो करता है तो 25% चांस है. At a time, patient can choose any one of the two options with equal probability. It is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack. Still person को क्या है, हार्ट अटैक है इन दोनों में से किसी ऑप्शन के बाद. अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोड द कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा. तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वही E1 और E2 होते हैं. तो E1 इवेंट ले लेते हैं, दैट जो पेशेंट है उसने मेडिटेशन एंड योगा कोर्स फॉलो किया था, तो पूरा लिख लेना. और दूसरा क्या है, उसने ड्रग को प्रिस्क्राइब किया था, ड्रग मेडिसिन वगैरह जो भी था. तो अब ए इवेंट क्या है कि वो पर्सन को हार्ट अटैक हुआ. तो ये इवेंट हैपन हुआ है और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बतानी है. ए तो हैपन हो चुका है, ये बताना है कि उसने मेडिटेशन एंड योगा कोर्स फॉलो किया था, मतलब प्रोबेबिलिटी बतानी है E1 डिवाइड बाय ए की. अब बाय बेस थ्योरम फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 क्या है, दोनों इक्वली लाइकली हैं, तो 1/2. अब हमें मेन बात क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1. दैट मीन्स पर्सन को हार्ट अटैक है जब उसने मेडिटेशन एंड योगा कोर्स को फॉलो किया, तब भी पर्सन को हार्ट अटैक है. ठीक है, तो अब स्टार्टिंग लाइन पढ़ो. एज्यूम दैट द चांस ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%. कितने चांस है हार्ट अटैक होने के, 40% में. और उसमें मेडिटेशन एंड योगा कोर्स कितना रिड्यूस करता है रिस्क को, 30%. तो 30% जो है वो रिस्क रिड्यूस होता है. तो कितने परसेंट रिस्क अभी भी होगा, 70%. इसका मतलब अगर पर्सन को हार्ट अटैक हुआ है तो ये तो रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब इसमें से ही होगा. तो 40% का कितने परसेंट, 70%. तो हम यहाँ पर A बाई E1 निकालेंगे. 40% लोगों को तो हार्ट अटैक होता है, जिसमें से हमारे पास कितना ऑप्शन बनता है जो इनका रिड्यूस हुआ, वो कितना रिड्यूस हुआ, 30% रिड्यूस हुआ तो कितना रह गया, 70%. तो 40 का 70% निकालेंगे, ये आ जाएगा 28% आएगा. तो 28% A बाई E1, 28/100. इसी तरह से 40% हार्ट अटैक होता है और ड्रग मेडिसिन कितना रिड्यूस करती है रिस्क को, 25% रिड्यूस करती है. तो 75% लोगों को हार्ट अटैक अभी भी होता है 40 में से. तो 40 का 75%, 30 आ जाएगा. 40 का 75% 30 आ जाएगा. तो 30/100. और यहाँ पर 28/100. अब इसको सॉल्व कर लेना. नीचे 200 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 28, नीचे कितना आएगा 58. तो कितना आ जाएगा 29 और ऊपर कितना आ जाएगा 14. ये आंसर है. इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन. नेक्स्ट देखते हैं. बाय एग्जामिन, ये भी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल नंबर 11, ये एक्सरे वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. By examining the chest X-ray, the probability that TB is detected when a person is actually suffering is 0.99. तो 0.99 क्या है, probability है of TB detected, मतलब कि डिसीज का पता लग जाता है. डिटेक्टेड मतलब कि उसका पता कर लेते हैं हम. probability of TB detected when a person actually suffers from TB, actually suffers from it. मतलब अगर एक पर्सन को टीबी की प्रॉब्लम है तो जब उसका हम डायग्नोस करते हैं तो क्या चांस है कि उसका डायग्नोस जो है वो करेक्ट आता है, इतने चांस है. 0.99 केसेस में उसका डायग्नोस ठीक होता है. तो ये एक कंडीशनल इवेंट हो गया. अब इसको प्रोबेबिलिटी अभी नहीं रख रहे हैं हम नाम, ये कंडीशनल इवेंट हो गया, यानी कि अगर वो एक्चुअल सफर करता है तो टीबी डिटेक्ट हो जाता है. ठीक है, आगे लाइन पढ़ते हैं. The probability that doctor diagnoses incorrectly that a person has TB on the basis of chest X-ray is 0.001. इसका मतलब 0.001 is that probability of TB detected. ना लिखूं मैं, ऐसे लिख दूं कि डायग्नोज कर लेता है डॉक्टर. टीबी का तो पता ही लगा रहे हैं ना वो, चाहे मशीन से लगा रहे हैं चाहे डॉक्टर लगा रहा है. तो टीबी का डायग्नोसिस हो जाता है when a person not actually suffers from it, a person not actually having TB, यानी उसे टीबी नहीं है, फिर भी डॉक्टर उसको डायग्नोस करके क्या कर देता है, गलत रिपोर्ट देता है कि उसे कहता है कि उसे टीबी है. यानी ये टीबी होने के चांस है जब एक पर्सन को टीबी एक्चुअल में है ही नहीं, और ये टीबी होने के चांस है जब एक पर्सन को एक्चुअली टीबी है. तो मशीन जो है वो सही बता रही है, लेकिन डॉक्टर इतने % केसेस में मिस्टेक कर लेता है. आगे बढ़ते हैं.
अब वो कहता है इन अ सिटी 1 in 1000 पर्सन सफर्स फ्रॉम टीबी। ये तो एक्चुअल डाटा हो गया, इसका मतलब 1/1000 ये प्रोबेबिलिटी किस चीज की है, जो लोग सफर कर रहे हैं टीबी से, तो एक्चुअली हैविंग टीबी। तो नॉट हैविंग की खुद निकाल लो, ये नॉट हैविंग की हो जाएगी। अब व्हाट इज द चांस दैट पर्सन हैज एक्चुअली हैज टीबी। अब एक लाइन हमने बीच में छोड़ दी। अ पर्सन इज सिलेक्टेड, एक पर्सन को हमने रैंडमली सिलेक्ट किया और हमें मिला इज डायग्नोज्ड टू हैव टीबी, मतलब उसे टीबी था। इसका मतलब ये तो गिवन इवेंट हो गया कि टीबी था। हमें बताना है कि वो पर्सन क्या था, उसे एक्चुअली टीबी था, यानी एक्चुअल सफर, यानी कि ये वाला बताना है। तो इस इवेंट का नाम क्या रखेंगे, E1, और ये इवेंट हो जाएगा, ये इवेंट क्या हो जाएगा, A/E1, और ये इवेंट क्या हो जाएगा, और A इवेंट क्या था, जो गिवन इवेंट था कि पर्सन का जो टीबी है वो डायग्नोज हुआ, यानी कि उसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट क्या आई है, पॉजिटिव, कि उसको टीबी है। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव तब भी आ सकती है जब उसे एक्चुअली हो, और तब भी आ सकती है जब उसे एक्चुअली ना हो। जब उसे एक्चुअल हो तो उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, इतने चांस है। जब उसे एक्चुअल टीबी नहीं है तो डॉक्टर उसको फिर भी बोल देता है कि उसको टीबी है, वो ये चांस है। तो ए इवेंट क्या हो गया, डायग्नोज्ड पॉजिटिव टू हैव टीबी, where E1 and E2 are the events actually suffers from TB और actually not suffers from TB। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि TB की नहीं निकालनी है। अगर TB की निकालनी हो तब तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लग जाएगा। हमें पता है कि उसे TB है, ये बताना है कि वो एक्चुअली सफर करता है TB से। इसका मतलब हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी E1 बाय, तो बेस थ्योरम के क्वेश्चन में जो लास्ट लाइन जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वहीं से आइडेंटिफाई हो जाता है कि E1 और E2 इवेंट क्या है। नहीं आई बात समझ में, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, अभी तुम क्वेश्चन करोगे तो नहीं होएगा क्वेश्चन तुमसे। एनसीईआरटी का एग्जाम क्वेश्चन भी आई और एग्जाम्पल भी है, एक सेम क्वेश्चन है, बस उसमें HIV की प्रॉब्लम दे रखी है। इसमें TB लिखा है ना, उसमें HIV लिखा है, बाकी सारी कहानी सेम ही है। अब E1 बाय A इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1 in 1000 इनटू ये एक्चुअल सफर फ्रॉम TB है, तो इनके लिए ये वाला चलेगा, तो 0.99 मतलब 99/100 कर देते हैं। तो ये पहले वाला तो सही नहीं आएगा, 3 0 और 2 0, ये हो गया। अब दूसरे वाला क्या आया कि 999/1000, और ये डॉक्टर बता रहा है इसको 0.001, तो 1/, अगर मैं यहाँ पर 0.1% लिखूं तो भी यही वाली वैल्यू बनेगी। 0.1% का मतलब 1/1000 होगा, 1 0 तो इसकी वजह से आ जाएगा। तो बस उस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ डायरेक्टली, सॉल्व कर लेना। 99 5 0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ 6 0 है, तो एक काम करते हैं, यहाँ 0 लगा देते हैं, यहाँ भी 0 यहाँ भी। अब 6 0 होगी, कट जाएंगी, तो आंसर कितना आएगा, 990 डिवाइड बाय 990 प्लस 999, तो क्या आंसर आएगा, 990 डिवाइड बाय में 9 9 और 9 18 19, 9 पे कैंसिल करो, 111, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो 111 बाय में 221, ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ वो 990 है तो 110 कर लेना, फिर कर लेना, यहाँ 990 था ना, यहाँ 0 कर लेना तो 110 हो जाएगा, 110 डिवाइड बाय 221, ये चांस हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज़ नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। जितने भी बच्चे हैं कॉलेज में उसमें 60% तो हॉस्टलर हैं और 40% डे स्कॉलर्स हैं। अब डाउन करते हैं, नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन A ग्रेड। 30% जो स्टूडेंट हैं उनका ग्रेड A आता है जो हॉस्टल में रहते हैं, और 20% डे स्कॉलर्स का A ग्रेड आता है। तो A ग्रेड आना किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि वो स्कॉलर हैं या फिर हॉस्टल में रहते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम एंड ही हैज एन A ग्रेड, और उसका A ग्रेड हमें मिला। अब बताओ कि वो हॉस्टलर था, इसका मतलब E इवेंट हो जाएगा हॉस्टलर, E1 ले लो हॉस्टलर और E2 ले लो डे स्कॉलर। तो हॉस्टलर, हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं, 60%, और डे स्कॉलर कितने हैं, 40% डे स्कॉलर है। अब A इवेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, गेटिंग A ग्रेड डिवाइड बाय E1 का मतलब क्या हो जाएगा, गेटिंग A ग्रेड व्हेन ही इज हॉस्टलर। हॉस्टलर के A ग्रेड वाले कितने बच्चे मिलते हैं हमें, 30% ऑफ द स्टूडेंट आर अटेनिंग ग्रेड A व्हेन दे आर hostler and still they attain grade A when they are day scholar 20%, 20/100. Now we are given that a student selected random and found to be having A grade. What is the probability he is a day scholar? तो मतलब हमें क्या निकालनी है, day scholar होने की probability, जबकि दिया हुआ है hostler। हाँ hostler हो गया, hostler डिवाइड बाय में ये आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा, 60/100 मल्टीप्लाइड बाय
30/100, 60/100 मल्टीप्लाइड बाय और प्लस 40/100 इंटू 20/100, तो कितना आ जाएगा 18, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 18 और 8 26, ये 4 0 तो कैंसिल ही हो जाएंगी, तो कितना आंसर आ जाएगा 9, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन एमसीक्यू, एमसीक्यू वाला जो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। इन आंसरिंग अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 चॉइसेस एज पर क्वेश्चन, एमसीक्यू टेस्ट की 4 चॉइसेस हैं, तो 4 चॉइसेस पर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 चॉइसेस हैं, तो अगर हम गेस करेंगे तो इनमें से ही कोई एक गेस होगा। अ स्टूडेंट नोज द आंसर, किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर देने में एक स्टूडेंट को या तो आंसर पता है या फिर वो गेस करता है या फिर वो कॉपी करता है। लेट 1/2 बी द प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर, 1/2 वो प्रोबेबिलिटी है कि उसे आंसर पता है, 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो गेस करता है और 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉपी करता है। इन तीनों का सम 1 बन गया। अगर ये ना देता कि कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी तो हम 1 में से माइनस करके निकाल सकते थे। एज्यूम दैट स्टूडेंट हु कॉपीज द आंसर विल बी करेक्ट, मान लो कि जो स्टूडेंट ने कॉपी किया आंसर उसका आंसर करेक्ट है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4। अब उसने ये नहीं बताया कि प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की क्या है, अगर उसने गेस किया तो 1/4 होगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि 4 चॉइसेस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, और अगर वो गेस कर रहा है तो एक ही तो ठीक होगा, तो गेस करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। और अगर उसे आंसर पता है और उसने आंसर दिया तो उसके आंसर के करेक्ट होने के चांस कितने होंगे 1, श्योर इवेंट हो जाएगा। अगर उसे पता है आंसर तो उसका आंसर करेक्ट होने के चांस 1 होंगे, क्योंकि उसे आंसर पता है तो श्योर इवेंट हो जाएगा। इसलिए उसने श्योर इवेंट भी नहीं बताया और गेस वाला भी नहीं बताया, कॉपी वाला बता दिया। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली, उसने किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, नोज द आंसर, ये ऊपर आएगा इवेंट। अब गिवन क्या है कि उसका आंसर करेक्ट है, मतलब ए इवेंट क्या है इसमें, गिवन दैट आंसर इज करेक्ट। तो अब E1 इवेंट लो, ही नोज द आंसर, जो मर्जी ले लो, 3 इवेंट लेने हैं, ही नोज द आंसर E1 ले लिया, E2 ले लेते हैं गेस द आंसर, और E3 ले लेते हैं कॉपीज द आंसर। 3 ही ऑप्शन है। अब ए इवेंट ले लेते हैं, उसका आंसर क्या है करेक्ट। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2 एंड E3, ये क्वेश्चन में ही दे रखी है कि उसे आंसर पता है ऐसा 1/2 केसेस में, 1/4 में गैस करता है, 1/4 में उसे कॉपी करता है। अब ए का मतलब क्या हो गया, उसका आंसर करेक्ट है जब उसने पता था उसे, E1 का मतलब ही नोज द आंसर, तो श्योर इवेंट होगा ये, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। ये नहीं दी हुई थी, ये खुद निकालने की, बस यही मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन का। और A/E2 का मतलब क्या है, ये भी नहीं दिया हुआ था, ये भी निकालना था कि वो गैस करता है आंसर को। अगर वो गैस करता है उसका आंसर करेक्ट है तो क्या चांस होंगे 1/4, और A/E3 अगर वो उसका आंसर करेक्ट है और कॉपी करता है तो ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है 3/4। इन तीनों का सम नहीं देखना, हमें इन तीनों की वैल्यू देखनी होती है कि सम 1 होना चाहिए, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है, ही नोज द आंसर गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट, इसका मतलब E1/A बताना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या आंसर आएगा, E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1, पहले एक बार देख लेते हैं, 1/2 इंटू 1, फिर 1/4 इंटू 1/4, फिर 1/4 मल्टीप्लाइड 1/4 बाय 3/4, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/2 डिवाइड बाय में 1/2 प्लस 1/16 प्लस 3/16, 1/2 और नीचे एलसीएम कितना आ गया 16, तो कितना आएगा 8 प्लस 1 प्लस 3, तो 1 यहाँ आ जाएगा 8, तो 8 ऊपर आ जाएगा और नीचे 12, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो 2/3 इज द आंसर। एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस, इफ वन स्टूडेंट मेक्स अ गेस what is the probability the answer is correct, what is the probability that he makes a correct guess, he makes a correct guess, या अगर मैं ऐसे लिखूं he makes a correct guess की जगह मैं लिख दूं his answer is correct, तो दोनों अलग अलग बातें हैं क्या, his answer is correct, तो इन दोनों में कुछ फर्क है क्या, उसका आंसर करेक्ट है या उसका गेस करेक्ट है, बात तो एक ही है, गैस किसके लिए कर रहा है वो क्वेश्चन के लिए, तो उसका आंसर करेक्ट ही होगा, उसका गैस करेक्ट है, तो दोनों बातें सिनोनिम है, एक ही जैसी बात है। तो क्या आंसर आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो एक ही आंसर होगा, 4 चॉइसेस हैं तो कोई एक ठीक होगी, फेवरेबल केस 1 टोटल केस 4, तो 10th क्लास का क्वेश्चन था। ठीक, तो आंसर देखना 2/3 होगा।
इस क्वेश्चन में इसने यहाँ पर 1/4 बता रखा है। अगर इनमें से एक बात नहीं बताएंगे तो खुद निकालनी होगी, 1 में से माइनस करके। शायद पीछे एक्सरसाइज में मिल जाएगा तुम्हें क्वेश्चन। अगर वो बता रहा है कि ही नोज द आंसर एंड ही कॉपीज द आंसर, तो कितने केसेस में वो गेस करता है? 1 में से माइनस कर लो, उतने केसेस में गेस करता है, वो खुद निकालना होगा। नेक्स्ट है 14th। इन अ सेट ऑफ 10 कॉइन्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन अ सेट ऑफ 10 कॉइन्स 2 कॉइन्स आर विद हेड्स ऑन द बोथ साइड। 10 में से 2 कॉइन पे तो दोनों साइड हेड है, तो 2 कॉइन बायस्ड हो गए, हेड हेड वाले कॉइन हो गए 10 कॉइन्स में से। बाकी 8 कॉइन रह गए, ये कॉइन फेयर होंगे, नहीं बताया हुआ उसने। तो अब अ कॉइन इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम दिस सेट एंड टॉस्ड 5 टाइम्स। इनमें से, इन 10 में से एक कॉइन हमने सिलेक्ट किया रैंडमली और उसको कितनी बार टॉस किया? 5 टाइम्स टॉस किया। तो टोटल आउटकम 32 बनेंगे, लेकिन हम उसको इंडिपेंडेंट तो होंगे ही, एवरी टॉस तो हम वैसे लेकर चलेंगे। इफ ऑल द 5 टाइम द रिजल्ट वाज हेड, यानी उसे 5 हेड मिले, 5 बार उसे हेड मिले, या तो श्योर इवेंट होगा। अगर यहाँ पर हम कॉइन को टॉस करेंगे, ये वाला कॉइन होगा और उसको हम टॉस करेंगे और 5 हेड मिलेंगे, तो 1 ही होगी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें हेड ही है, तो जितनी बार मर्जी टॉस करो हेड ही आएगा। लेकिन यहाँ पर हेड के आने के चांस 1/2 और टेल के भी 1/2। 5 अगर हेड चाहिए तो क्या आंसर आएगा? 1/2 की पावर 5। इंडिपेंडेंट इवेंट है, मल्टीप्लाई कर लोगे। अब उसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इफ ऑल द 5 हेड्स 5 टाइम्स द रिजल्ट वाज हेड, यानी कि ये तो गिवन हो गया कि हेड आया है। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कॉइन सिलेक्ट किया वो क्या था? बोथ साइड वाला। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कि बोथ साइड वाला कॉइन था। तो E1 ये हो जाएगा, E2 ये हो जाएगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? इट इज 2/10। 2 कॉइन है ना 10 में से, तो क्या चांस होंगे कि आपने दोनों साइड हेड वाला कॉइन सिलेक्ट किया होगा? 2/10। और E2 इवेंट क्या हो जाएगा? 8/10। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1? A/E1 की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। A का मतलब है 5 कॉइन के ऊपर हेड आया है, तो A/E1 का केस क्या होएगा? 1 श्योर इवेंट है। इस कॉइन को, इसमें से अगर कोई कॉइन मिला तुम्हें, 2 कॉइन में से कोई भी कॉइन मिला, दोनों पे ही हेड है, जितनी बार मर्जी टॉस करो हेड ही आएगा, तो श्योर इवेंट होगा। अब A/E2 क्या होगा? अगर ये फेयर कॉइन है और इस पे 5 कॉइन पे हेड चाहिए, तो 1/2 इंटू 1/2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो 1/2 की पावर 5 यानी 1/32। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमने? E1 डिवाइड बाय A। हमें गिवन है कि हेड मिला, 5 हेड मिले, बताओ कि हमने ये वाला कॉइन लिया था, तो बेस थ्योरम। अगर हमें ये निकालना होता कि हमें हेड मिला, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालनी होती सिर्फ, वो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी था। अब इसमें 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 1, 8/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/32, ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा। 40 एलसीएम ले लो, ऊपर 2/10 रहने दो, नीचे 40 एलसीएम आ गया, तो 4 2 जा 8 प्लस का 1, तो ये 4 पे कैंसिल हो गया, 4 × 2 8, और नीचे कितना आ गया? 9, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस थ्योरम में से डेफिनेटली आएगा कुछ ना कुछ। तो 52 कार्ड्स में से क्वेश्चन करें। प्रोबेबिलिटी में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है। अब ये तो बात रेलेवेंट है नहीं कितने मार्क्स से क्वेश्चन आता है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया, 3 नंबर का आएगा और 5 का आएगा, ठीक है, 5 का नहीं आएगा। अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ये लास्ट चैप्टर ना, इसके बाद हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद मैं सब बताऊंगा कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, फिर पूछना आगे। अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड। 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, इसमें से एक कार्ड लॉस्ट हो गया, तो 52 - 1 कितने रह गए? 51। ये कार्ड लॉस्ट हो गया, हमें नहीं पता ये कार्ड कौन सा है, लेकिन एक कार्ड लॉस्ट हुआ और 51 रिमेनिंग कार्ड्स रह गए। फ्रॉम द रिमेनिंग पैक ऑफ कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी डायमंड्स। अब हमें 51 में से 2 कार्ड पिक करें और हमें दोनों कार्ड कैसे मिले हैं? डायमंड्स मिले हैं। तो यहाँ पर 2 कार्ड डायमंड मिलना इस लॉस्ट कार्ड पर डिपेंड करता है। सोचो 52 में से जो 1 कार्ड लॉस्ट हुआ है, उसके बाद 52 में से एक लॉस्ट होने के बाद 51 बचे और 51 में से 2 डायमंड मिले हैं। अगर ये लॉस्ट कार्ड डायमंड का होता या डायमंड का नहीं होता, उस बात से इस पर फर्क पड़ता है। दोनों डायमंड के मिले हैं, ये दोनों डायमंड के कहाँ से मिले हैं? 51 में से। 51 में डायमंड के कितने थे? 13 थे या 12 थे? ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि लॉस्ट कार्ड डायमंड का था या नहीं था। तो 13 में से 2 कार्ड मिले हैं या 12 में से 2 मिले हैं, प्रोबेबिलिटी पे तो इफेक्ट आएगा। अब तुम ये सोच नहीं पाओगे, बता दिया मैंने, जोन सा कार्ड लॉस्ट होता है उसके बाद अगर कोई भी आप कार्ड निकालते हो, तो जो कार्ड निकाल रहे हो अगर उसके जैसा कार्ड लॉस्ट हुआ है या उसके जैसा नहीं हुआ, 2 केसेस बनेंगे।
ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन खुद समझने से आती है, क्वेश्चन में थोड़ा ना लिखा होगा कि ये एक कार्ड लॉस्ट हुआ, ये डायमंड का हो सकता है या नहीं हो सकता, वो तो खुद ही सोचना पड़ेगा। यहाँ कौन सा कार्ड निकाल रहे हैं, डायमंड, तो हमें ये देखना है कि डायमंड कार्ड लॉस्ट हुआ होता तो यहाँ पर 2 डायमंड के आने के चांस अलग ही होते, 12 में से होते अगर लॉस्ट, और नहीं होता तो 13 में से होते। अब from the remaining cards of the pack 2 cards are drawn and found to be diamonds. Find the probability the missing card to be diamond. हमें probability किसकी बतानी है? अच्छा, अब given तो है कि दोनों ही diamond है, यानी A event क्या हो गया, दोनों कार्ड diamond. probability किसकी बतानी है? lost card to be a diamond. hint दे दी उसने, वही हम सोच रहे थे E1 E2, उसने कहा lost card diamond, तो दो ही केस हो सकते थे। E1 लेते हैं, the lost card is diamond, और E2 लेते हैं, द लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, दो ही केस हो सकते हैं रेलेवेंट, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड कार्ड। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि लॉस्ट कार्ड डायमंड कार्ड है और गिवन क्या है, ए इवेंट हैपन हुआ है, और ए इवेंट क्या है, 2 डायमंड। अब E1 बाय ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लेते हैं, द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, एक कार्ड गुम हुआ है और वो डायमंड कार्ड था, क्या प्रोबेबिलिटी है, 13 कार्ड होते हैं डायमंड के आउट ऑफ 52, तो एक कार्ड लॉस्ट हुआ है डायमंड का, तो 13/52 सॉल्व करना 1/4 आएगी। और E2 डायमंड कार्ड लॉस्ट नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी 3/4। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1? A by E1 का क्या मतलब बना, वी आर गेटिंग 2 डायमंड कार्ड्स आफ्टर हैविंग लॉस्ट 1 डायमंड कार्ड, सो वी मस्ट हैव 2 डायमंड कार्ड्स फ्रॉम 12 डायमंड कार्ड्स आउट ऑफ 50 में से 2 निकल जाएंगे और 12 में से 2, क्योंकि हमने एक कार्ड डायमंड का ही लॉस्ट किया। और अगर डायमंड का लॉस्ट नहीं किया तो A by E2 अभी भी 2 कार्ड डायमंड के निकलेंगे, तो 13C2 डिवाइड बाय 50, एक कार्ड तो लॉस्ट हुआ ही है। अब हमें बताना है कि डायमंड कार्ड लॉस्ट हुआ था, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 12C2 बाय 51C2, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 12C2 बाय 51C2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 13C2 डिवाइड बाय 51C2। ये सेम क्वेश्चन एस के ऊपर बन सकता है, एक कार्ड गुम हुआ, अब 2 कार्ड निकाले, दोनों एस मिले, तो अब देखना पड़ेगा एक कार्ड एस का था, गुम हुआ है या नहीं, तो 4/52, 1/13, 12/13 उसके अकॉर्डिंग फिर देख लेना। अब इसका आंसर सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन तो कर लोगे, 11/50 आ जाएगा आंसर सॉल्व करने के बाद, ठीक है, कैलकुलेशन है बस सॉल्व कर लेना। और तो मेरी बुक में रह नहीं गया कोई, हमारी बुक में है कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो बता दो, नहीं तो कंप्लीट है कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो बेस थ्योरम कर लेना कंप्लीट। एक टाटा नगर कैलकाटा वाला क्वेश्चन होगा, शायद एक्सरसाइज में दिया होगा, अ लेटर इज कम टू नोन फ्रॉम इधर फ्रॉम टाटा नगर और कैलकाटा, ऐसा कोई एक क्वेश्चन होना चाहिए। पढ़ लो। There are 2 boxes, 1 and 2. Box 1 contains 3 red and 6 black balls, and box 2 contains 5 red and 2 black balls. One of the 2 boxes, box 1 and box 2 is selected at random, and the ball is drawn at random. The ball drawn is found to be red. If the probability that this red ball comes out of the box second is 3/5, find the value of 1. करूं क्या इस क्वेश्चन में, हमें प्रोबेबिलिटी में, ये नया क्वेश्चन है, लाइक वो 3142 वाला क्वेश्चन था लास्ट जो कराया था, n की वैल्यू 10 आई थी फिर 21, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन। हमें लास्ट में प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, ये प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम का आंसर देगा। अब 2 बॉक्स से कोई भी चूज कर सकते हैं, 1/2 1/2, और कितनी बॉक्स थी उनके बैग में, 3 रेड 6 ब्लैक, 5 रेड एंड ब्लैक, n बॉल्स हैं ब्लैक और 5 बॉल्स हैं रेड। हमने एक बॉल निकाल लिया और वो बॉल हमें कौन सी मिली है, रेड बॉल मिली है, और हमें प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है कि रेड बॉल मिली है, इट वाज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, ये 3/5 सेकंड की दे रखी है, तो यहाँ पर आएगा सेकंड, तो सेकंड बैग में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 डिवाइड बाय n प्लस 5, ये n ब्लैक है, और यहाँ पर रेड कौन सी थी बॉल, रेड थी, तो 3/9, और यहाँ पर 5/n की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, ये फर्स्ट था और ये सेकंड, तो n की वैल्यू सॉल्व करके निकल जाएगा आंसर। एलसीएम 5, 2 into n plus 5 एलसीएम आएगा, ये तो कैंसिल कर दो, तो 1/6 हो गया। एलसीएम कितना आएगा, 2 into
n+5 इंटू 3 भी आएगा एलसीएम में, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 है तो यहाँ n+5 आ जाएगा, प्लस यहाँ 2n+5 है तो 15 और यहाँ 2 इंटू n+5 था तो 2n+5 कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा यानी कि 15 नीचे आ जाएगा n+20। ये किसके इक्वल है? 3 5 जा क्रॉस मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू n+20, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? नंबर ऑफ रेड बॉल्स होंगी 5। देखें ना आंसर, और भी कोई रह गया? प्रोबेबिलिटी तुम्हारा हो गया कंप्लीट। अब इसके अलावा सिलेबस में तो देना ही आना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना हो तो एक लेक्चर कर लेंगे हम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो बता देना, देख लेना।